सर। चलो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गन्स एंड माइक्रो इन्वायरमेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स किन्हें कहा जाएगा? तो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स कहलाएंगे जहां पे इम्यून सिस्टम के सेल्स बनते हैं और जिन ऑर्गन्स के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करा जाता है वो सभी ऑर्गन इम्यून ऑर्गन्स कहलाएंगे। और ये जो इम्यून ऑर्गन्स होते हैं इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे इम्यून सेल्स को डेवलप करा जाता है, एग्जाम्पल के लिए बोन मैरो और थाइमस। जबकि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए स्प्लिन और लिम्फ नोड। इन सभी ऑर्गन्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा हमको जो चीज पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रो इन्वायरमेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब माइक्रो इन्वायरमेंट्स पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो इन्वायरमेंट्स कहाँ किन्हें जाता है। तो बायोलॉजी में माइक्रो इन्वायरमेंट्स किसे कहा जाता है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे ये कोई एक सेल है और या एक सेल है या फिर कोई एक टिश्यू है। इस सेल के चारों तरफ किसी ना किसी तरीके के सेल्स होंगे या फिर कोई दूसरा टिश्यू होगा या तो यहाँ पर किसी दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि प्रोटीन्स होगा, वाटर भरा हुआ होगा। तो ये जो इस सेल या टिश्यू के चारों तरफ जो सेल्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर इसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इन्हें ही कहा जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट्स। और जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड माइक्रो इन्वायरमेंट में ही पाया जाता है और इन्हीं माइक्रो इन्वायरमेंट्स को निस कहा जाता है, स्टेम सेल निस कहा जाता है। अब स्टेम सेल निस की अगर हम बात करें तो स्टेम सेल निस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि स्टेम सेल्स जो हमारा हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसके चारों तरफ जो सपोर्टिव सेल्स प्रेजेंट है उन्हें ही कहा जाता है स्टेम सेल निस। और ये सपोर्टिव सेल्स स्टेम सेल्स के सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं। मीन्स अगर हम स्टेम सेल निस को बोले तो स्टेम सेल निस क्या होंगे? तो स्टेम सेल निस स्टेम सेल्स के आसपास पाए जाने वाले सपोर्टिंग सेल्स जो कि स्टेम सेल्स के सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करते हैं, ऐसे पूरे सेल्स और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? स्टेम सेल के निस या फिर स्टेम सेल माइक्रो इन्वायरमेंट कहलाएगा। ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को नर्चर करता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। आगे देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अलग अलग स्टेजेस में जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो बॉडी के अलग अलग हिस्से में पाया जाएगा और ये अलग अलग हिस्से में पाए जाने के बावजूद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को वो मॉलिक्यूल्स, वो सभी ग्रोथ फैक्टर्स प्रदान करेगा जिसके कारण हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सरवाइव कर सके, डिवाइड कर सके, जितने भी ब्लड के सेल्स हैं उनका निर्माण कर सके, इटीसी। अब समझते हैं कि जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स तो पहला बात अगर हम देखें तो एडल्ट्स में पाया जाता है बोन मैरो के अंदर, जैसा कि हमको पता ही होगा। आगे हम देखेंगे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कंडीशन में अलग अलग पाया जाए, अलग अलग जगहों पे पाया जाएगा। लेकिन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो के अलावा ब्लड में भी पाया जाता है।
ये एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन में हमको ये पता चला है कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो से दूसरे टिश्यूज में रिसर्कुलेट होता रहता है। और इस ऑब्जर्वेशन का फायदा ये हुआ है कि जब हमको क्या करना होता था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना होता था, मीन्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करना होता था, उस केस में हमको बोन मैरो आइसोलेट करना पड़ता था किसी एक बोन से। मेनली हम आइसोलेट करते थे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उससे आइसोलेट किया जाता था बोन मैरो को, जो कि पेनफुल प्रोसेस होता था। इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चल गया कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट भी होते रहते हैं। तो हम पेशेंट मतलब जो डोनर है, उस डोनर से सीधा सीधा ब्लड को आइसोलेट कर सकते हैं और उस ब्लड में से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को आइसोलेट करके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर देखो तो जो हमारे बी सेल्स हैं, जिनको हमने बी सेल्स बोला है, वो बी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है, बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है हमारे बोन मैरो में, जबकि टी सेल्स का मैच्योरेशन जो होता है वो होता है कहाँ पे, थाइमस में। फॉर्मेशन बी सेल और टी सेल दोनों का फॉर्मेशन तो होगा बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, बी सेल का मैच्योरेशन होगा बोन मैरो में ही, लेकिन टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, वो होगा थाइमस में। तो ये जो बोन मैरो हो गया और थाइमस हो गया, दे आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब हम लोग ये देख रहे हैं जो हिमेटोपोइसिस का प्लेस होता है, जहां पे हिमेटोपोइसिस चल रही होती है, उसका साइट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले ये समझो कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो भी ब्लड सेल्स का जनरेशन होता है, वो अलग अलग जगह में हो रहा होता है। सबसे पहले अगर देखोगे तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो सबसे पहले हिमेटोपोइसिस होती है वो हो रही होती है कहाँ पे, योक सेल में। योक सेल से के साथ ही साथ योक सेल के साथ साथ ऑर्टा, गोनाड, मीजोनेफ्रॉन में हो रहा होता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे ही खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाता है इनटू द फीटस, तो जो हिमेटोपोइसिस होती है वो होती है फीटस के लिवर में। और फाइनली गेस्टेशन की जब लेट स्टेजेस आती है, उस दौरान जो हमारा स्टेम सेल्स है वो लिवर से कहाँ आ जाते हैं, बोन मैरो में आ जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग जो है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल वो कहाँ देखने को मिलता है, हमको अधिक अमाउंट में बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। तो अगर इसको समझो तो हिमेटोपोइसिस प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हिमेटोपोइसिस प्रारंभ होता है फ्रॉम द योक सेक। अब योक सेक में जो हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है वो माउस में फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के 3 वीक के बाद योक सेल में हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया जो कि योक सेक में चल रही है, इसमें न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोइड सेल्स मतलब न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और ये न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, अर्ली डेवलपमेंट में ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे जैसे क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, वैसे वैसे अब क्या होता है, योक सेक्स के बाद अब हिमेटोपोइसिस होता है ऑर्टा, गोनाड, मीजोनेफ्रॉन वाले रीजन में। अब ये ऑर्टा, गोनाड, मीजोनेफ्रॉन वाला रीजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो किडनी डेवलप हो रही होती है ह्यूमन में, उसके बहुत ही पास में ये रीजन देखने को मिलता है हमको। ठीक है। तो जब फीटस का हार्ट धड़कना स्टार्ट होता है, बीट करना स्टार्ट करता है, तो उस केस में मैक्सिमम ऑफ द जो हिमेटोपोइसिस है वो कहाँ देखने को मिलती है हमको, ऑर्टा, गोनाड, मीजोनेफ्रॉन वाले रीजन में।
जो कि डेवलपिंग किडनी के आसपास देखने को मिल रहा होता है। अब अगर किसी एक इम्ब्रियो से हमको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आइसोलेट करना है तो हम लोग कई टिश्यूज से हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, ऑर्टा, गोनार्ड, मीजोनेफ्रॉन वाले रीजन से आइसोलेट कर सकते हैं, योक सेक से आइसोलेट कर सकते हैं, प्लेसेंटा से आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर फीटस के लीवर से आइसोलेट कर सकते हैं। और अब ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिनको कहीं से भी आइसोलेट किया गया हो, वो इरिडिएटेड एनिमल्स, हमने इरिडिएटेड माउस वाला एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने माउस को 950 रेड का एक्सरे दिया था, जिसके कारण उसके अंदर जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में हम क्या कर सकते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को रीपॉपुलेट कर सकते हैं इन आइसोलेटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। लेकिन इन सभी सेल्स में से अगर देखो तो प्लेसेंटा का जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होता है वो अर्ली डेवलपमेंट के केस में क्या हो रहा होता है, बहुत तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा होता है एजियम और योक्सेक की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे फीटस का लीवर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे प्लेसेंटा में पाए जाने वाले हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार जब कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, मतलब एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैक्सिमम ऑफ द हिमेटोपोएसिस कहाँ चलती है, फीटस के लीवर में चलती है। और फीटस के लीवर में जब चल रही होती है तो जो हमारे इरिथ्रोइड सेल्स बनते हैं, इरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल्स बनते हैं, ये इरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल्स इन्यूक्लिएट होके मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इरिथ्रोसाइट्स अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है। अब अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहला हिमेटोपोएसिस का प्रोसेस होगा वो चलेगा कहाँ पे, योक सेक में। योक सेक में जो आरबीसी बन रहा था वो न्यूक्लिएटेड था, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता था। उसके बाद जैसे जैसे वो जाइगोट डिवाइड करने लगा, जाइगोट के डिवीजन के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बनने लग गए। उन स्ट्रक्चर्स के बनने के बाद एजियम रीजन में क्या होने लग जाता है, हिमेटोपोएसिस स्टार्ट हो जाती है। वहां पे हमको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार जब इम्ब्रियो से फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है, फीटस मतलब कंप्लीट बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि अभी भी वूम्ब के अंदर ही है, उस बच्चे में अब मैक्सिमम हिमेटोपोएसिस जो होती है वो चलता है कहाँ पे, वो चलता है लीवर में। और इस दौरान जो इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, लिवर से कुछ बोन मैरो लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में कहाँ आ जाते हैं, बोन मैरो के अंदर आ जाते हैं। अब अल्टीमेटली लाइफ टाइम तक जो हमारा हिमेटोपोएसिस होता है वो कहाँ चलता है, बोन मैरो के अंदर चलता है। अगर ह्यूमंस की अगर बात करें तो प्यूबर्टी से पहले जितने भी बोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द बोन्स क्या कर रहे होते हैं, हिमेटोपोएटिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही 18 ईयर की एज कंप्लीट हो जाती है, बहुत सारे बोन्स में से हिमेटोपोएसिस की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। ओनली कुछ ही बोन्स हैं जो कि हिमेटोपोएसिस करवा सकते हैं, जैसे कि हमारा वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, पेल्विस और ह्यूमरस और फीमर के कुछ पार्ट। इनके अलावा बाकी जगहों पे हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस बंद कर दी जाती है। अब आगे समझो, आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल में। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो पहला ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं वो है बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो है
बोन मैरो जो होता है वो एडल्ट में स्टेम सेल निस प्रदान करता है, मींस एडल्ट्स के अंदर ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रदान करता है ताकि हिमेटोपोएसिस की प्रक्रिया चल सके। अब अगर बोन को देखो तो बोन बाहर से तो क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर बोन को काट के देखो तो बोन के अंदर पाया जाता है मैरो, जिसे मेड्युलरी कैविटी भी कहा जाता है। ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं हमको। मीन्स बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसे मेडुलरी कैविटी या फिर मैरो कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है, इट इज ए सॉफ्ट स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फुल ऑफ सेल्स। अब इस मेडुलरी कैविटी को यानी कि जो हमारा बोन मैरो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एंडोस्टिलनिस। एंडोस्टिलनिस जो होता है वो बोन की सेल लाइनिंग को बनाता है, और दूसरा जो निस है वो कौन सा होगा, पेरीवेस्कुलर निस होगा, जो कि ब्लड वेसल के चारों तरफ की लाइनिंग को बनाएगा, जो कि बोन के बिल्कुल सेंट्रल वाले पार्ट में पाया जाता है। और ये दोनों के दोनों निस जो होते हैं वो हिमेटोपोएसिस के लिए गाइडेंस और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ये है कोई एक ह्यूमन, और एडल्ट ह्यूमन में कुछ ही बोन्स ऐसे हैं जहां पे क्या देखने को मिलता है हमको, हिमेटोपोएसिस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टर्नम, ह्यूमरस, इलियम और फीमर। हमने क्या किया है, फीमर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। जब हमने फीमर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हमको क्या देखने को मिला कि ये जो बोन है इसका बाहर का हिस्सा तो सॉलिड है जिसको हम कह रहे हैं बोन, लेकिन इसका जो अंदर का हिस्सा है, इसका अंदर का हिस्सा क्या होता है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मैरो या फिर मेडुलरी कैविटी। अब इस मेडुलरी कैविटी को भी हमने क्या किया है, दो निस में क्लासिफाई कर दिया है। एक हमने कहा एंडोस्टिलनिस और दूसरा हमने कहा पेरीवेस्कुलर निस। अब एंडोस्टिलनिस जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, बोन जो सॉलिड पार्ट है उसके नीचे जो सेल्स की लाइनिंग है, ये सेल्स की लाइनिंग बनाएगी एंडोस्टिलनिस को, दिख रहा है। और ये जो सेल्स है इन सेल्स को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स कहा जाएगा। मींस एंडोस्टिलनिस में ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स पाए जाते हैं। जबकि अगर पेरीवेस्कुलर निस की बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि बोन का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसमें क्या देखने को मिलता है हमको, ब्लड वेसल देखने को मिलता है। और इस ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है वो बनी हुई होती है किसकी, एंडोथीलियल सेल्स की। ये एंडोथीलियल सेल्स के चारों तरफ पेरीवेस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं। पेरीवेस्कुलर सेल से मैक्रोफेजेस अटैच्ड रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कुछ साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स प्रदान करते हैं ताकि ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिवाइड कर सके और हिमेटोपोएसिस के प्रोसेस में भाग ले सके। इसे ही हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का क्या कहा जाएगा, निस कहा जाएगा, या फिर इसे ही हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाएगा। अब ये जो सेल्स या जो निस हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के चारों तरफ पाया जाता है, इन्हें स्ट्रोमल सेल्स कहा जाता है। स्ट्रोमल सेल्स आर द नर्स सेल्स ऑफ द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के लिए नर्स की तरह कौन काम कर रहे होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स काम कर रहे होते हैं, जो कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के प्रोलिफरेशन, ट्रैफिकिंग और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखना, स्ट्रोमल सेल किसी सेल का नाम नहीं है। स्ट्रोमल सेल्स उन सभी सेल्स को मिला के कहा जाता है जो कि हिमेटोपोएसिस के प्रोसेस में भाग लेते हैं। कौन कौन से सेल्स आते हैं इस स्ट्रोमल सेल्स में, पहला तो आता है एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल्स हमको कहां देखने को मिला था, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है, इस फोटो को देखो, ये जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है ये किसकी बनी हुई है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई है। ये भी स्ट्रोमल सेल है। इस एंडोथीलियल सेल के चारों तरफ क्या देखने को मिल रहा है हमको, पेरीवेस्कुलर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी
स्ट्रोमल सेल का पार्ट है। ये मैक्रोफेजेस भी स्ट्रोमल सेल्स के पार्ट हैं। ये न्यूरॉन जो है सिंपैथेटिक न्यूरॉन, ये भी स्ट्रोमल सेल्स का पार्ट है। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट का सेल है ये भी स्ट्रोमल सेल्स का क्या है, एक पार्ट है। मीन्स ये सभी सेल्स को मिला जुला के हम क्या कहते हैं, इनको ही कहा जाता है स्ट्रोमल सेल्स। और ये स्ट्रोमल सेल्स नर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। एंडोथीलियल सेल्स जो ब्लड वेसल को घेर के रखे हुए हैं, पेरीवेस्कुलर सेल्स जो कि इस एंडोथीलियल सेल्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस जो कि पेरीवेस्कुलर स्पेस के साथ साथ पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स और साथ ही साथ ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखो, जो हमारा लॉन्ग लिव्ड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेरीवेस्कुलर निस। पेरीवेस्कुलर निस मतलब कि जो ब्लड वेसल है उसके चार आसपास जो निस है वहां पे कौन पाया जाता है, हमारा लॉन्ग लिव्ड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पाया जाता है। और ये लॉन्ग लिव्ड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को पेरीवेस्कुलर्स और एंडोथीलियल सेल्स सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को देखो तो कुछ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल तो क्विसेंट बने रहते हैं। क्विसेंट बने रहने का मतलब है ना तो वो डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ सेल्स क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं और दूसरे प्रोजिनेटर सेल्स में डेवलप हो रहे होते हैं। और दो प्रोजिनेटर सेल्स हमने पढ़ा था, एक माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स और दूसरा लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स, उनका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स और लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स में हमने देखा था कि जो लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स है उनसे क्या बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो जाते हैं एंडोस्टिलनिस के पास। एंडोस्टिलनिस कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, बोन की जो लाइनिंग है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट की बनी हुई है, वहां पे ये बी लिम्फोसाइट्स जाते हैं और अपना डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं बोन मैरो में। ठीक है, मीन्स हमारा बोन मैरो में जो लॉन्ग टर्म हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है वो प्रेजेंट होते हैं पेरीवेस्कुलर निस में। हिमेटोपोएसिस चल रही होती है पेरीवेस्कुलर निस के आसपास, मीन्स जो प्रोजिनेटर सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं पेरीवेस्कुलर निस के आसपास। लेकिन जो बी सेल का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है एंडोस्टिलनिस के पास। और एंडोस्टिलनिस में क्या देखने को मिलते हैं हमको, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं। अब एक बार जब बी सेल्स का मैच्योरेशन हो गया और बाकी दूसरे तरीके के सेल्स बन गए तो वो क्या करते हैं, वो सब एंडोस्टिल रीजन की तरफ जाते हैं। अब सब एंडोस्टिल रीजन किसको बोलेंगे, एंडोस्टिल रीजन। और जो ब्लड वेसल के बीच का हिस्सा है उसको बोलेंगे हम सब एंडोस्टिल रीजन, मतलब सेंट्रल रीजन। वहां पे आएंगे सेल्स जो मैच्योर हो चुके हैं और वो वहां से होते हुए क्या हो जाएंगे, ब्लड वेसल से होते हुए उनको ब्लड में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो मैच्योर बी सेल्स होते हैं वो सेंट्रल साइनस से होते हुए निकलेंगे और निकलने के बाद एक बार जब वो मैच्योर हो गए तो वेस्कुलर साइनस की सहायता से वो लोग क्या हो जाएंगे, ब्लड वेसल में चले जाएंगे और ब्लड वेसल से होते हुए वो बाकी जगहों पे माइग्रेट करेंगे और स्प्लिन में जाके वो अपना रोल प्ले करेंगे। जबकि टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो हमको पता है टी लिम्फोसाइट बने तो कहाँ पे, बोन मैरो में, लेकिन वो अपने इमैच्योर स्टेज में ही बोन मैरो को छोड़ देते हैं और वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में, जहां पे टी सेल का मैच्योरेशन होता है। अब अगर देखो तो हो ये रहा है कि अभी तक ये समझ में आ रहा है कि जो हिमेटोपोएसिस होता है, जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो बनते हैं बोन मैरो में, फिर बोन मैरो को छोड़ के आ जाते हैं ब्लड में। लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं है कि ओनली बोन मैरो को छोड़ के ही सेल्स ब्लड में जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैच्योर, फुल्ली मैच्योर माइलॉइड और लिम्फॉइड सेल्स होते हैं वो वापस बोन मैरो में रिटर्न हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स वो क्या कर सकते हैं, आके बोन मैरो के अंदर रह सकते हैं।
कुछ टी सेल्स भी, मैच्योर टी सेल्स भी जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बोन मैरो में रिटर्न हो सकते हैं और वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। अब एक टर्म जिसके बारे में तुम लोग सुने होंगे, विच इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ये होता है कि जो बोन मैरो में पाए जाने वाले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं और जो उसके स्ट्रोमल सेल्स हैं, उनको उन पेशेंट में डाला जाए जिनके पास हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का नंबर कम है या फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें देखने को मिलता है। लेकिन होता यह है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल और उसके स्ट्रोमल सेल के अलावा ये जो प्लाज्मा सेल है या फिर ये जो मैच्योर टी सेल्स है वो भी उस पेशेंट के अंदर चले जाते हैं। अब ये चीज तो फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। फायदेमंद कैसे हो सकती है, तो जिस पेशेंट में ये मैच्योर सेल्स हैं वो अपना पर काम करेंगे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन ये जब काम करेंगे तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन मैरो में फैट सेल्स जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे जब फैट सेल्स का नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्ट्रोमल सेल्स और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का नंबर कम होता जाता है और हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कम होती जाती है। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग बोन मैरो से सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और वो है हमारा थाइमस। अब हमने ये तो देख लिया टी सेल इमेच्योर अवस्था में ही बोन मैरो को छोड़ देते हैं और बोन मैरो को छोड़ के वो पहुंच जाते हैं थाइमस में, जहां पे क्या होता है, इनका मैच्योरेशन होता है। अब थाइमस के रोल के बारे में कैसे पता चला हमको कि थाइमस ही है जो कि इम्यूनिटी में और टी सेल के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले 1961 में मिलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एक माउस लिया, यंग माउस था, उसमें से उसने थाइमस को रिमूव कर दिया। थाइमस के रिमूव करने के प्रोसेस को एक वर्ड में कहा जाता है थाइमेक्टोमी। और थाइमेक्टोमी करने के बाद उसके थाइमस को तो रिमूव कर दिया गया। अब उस माउस के अंदर अगर थाइमस नहीं है तो क्या टी सेल का मैच्योरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब जब टी सेल का मैच्योरेशन नहीं होगा तो उस माउस के ऊपर जब हम लोग स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं, स्किन की ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एब्सेंट होगी तो इन्फेक्शन की वजह से वो बहुत पहले ही मर जाएगा। ठीक है। और जो अब एक चीज और है, वो चीज ये है कि जो टी सेल प्रोजिनेटर जो कि बोन मैरो को छोड़ के अभी तुरंत थाइमस में आया है, उसके पास अभी भी वो एबिलिटी होती है कि ये बहुत सारे हिमेटोपोइटिक सेल्स के अलग अलग प्रकार को बना सके। मतलब इसके पास अभी भी स्टेम सेल वाला पोटेंशियल होता है, लेकिन एक बार अगर वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका स्टेम सेल वाला पोटेंशियल खत्म हो जाता है। अब जो इमेच्योर टी सेल जो कि बोन मैरो को छोड़ के थाइमस में आया है, इस इमेच्योर टी सेल को क्या कह दिया जाता है? थाइमोसाइट कह दिया जाता है। तो अगर टी सेल्स में थाइमोसाइट नाम का एक टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि ये टी सेल्स अभी तक कैसे हैं? इमेच्योर हैं। अभी तक इनका मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इनका मैच्योरेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है थाइमस में, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले समझो कि ये थाइमस बॉडी में है कहाँ पे। तो ये जो थाइमस होता है वो हर्ट के बिल्कुल ऊपर देखने को मिलता है हमको। हर्ट के बिल्कुल ऊपर देखने को मिलता है थाइमस। अब इस थाइमस को देखो, थाइमस के जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं तो थाइमस में दो रीजन देखने को मिलते हैं हमको। पहला रीजन बीच वाला रीजन जो है जिसे कहा जाता है मेडुला, और दूसरा रीजन जो कि आउटर रीजन है जिसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। मीन्स थाइमस
का ट्रांसफर सेक्शन काटने पे हमको दो रीजन देखने को मिलता है, एक तो कॉर्टेक्स, दूसरा मेड्यूला। अब क्या कॉर्टेक्स को भी देखो तो कॉर्टेक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो कहलाता है सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स, उसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, और सबसे नीचे का हिस्सा कहलाता है मेडुला। अब अगर इस थाइमस को देखोगे ना तो थाइमस के ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल पाया जाता है, और ये कैप्सूल अंदर तक क्या देखने को मिलता है हमको। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखो तो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमस। इसमें हमको सबसे पहला तो दो रीजन देखने को मिल गया, एक कॉर्टेक्स जो कि ऊपर वाला रीजन है, दूसरा मेडुला रीजन हो गया। अब इसमें हमने तो थोड़ी देर पहले ही क्या बोला कि इसमें क्या देखने को मिलता है, बाहर की तरफ कैप्सूल देखने को मिलता है, ये देखो कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है और इस थाइमस को अलग अलग सेप्टा में बांट देता है, और ये स्ट्रक्चर जो कि थाइमस को अलग अलग सेप्टम में बांट दे रहा है, अलग अलग भागों में विभक्त कर दे रहा है, उसे कहा जाता है ट्रेबेक्युला, उसे कहा जाता है ट्रेबेक्युला। अब समझो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, उस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर थाइमोसाइट्स आते हैं। थाइमोसाइट्स हमने किसको कहा है, थाइमोसाइट्स जो इमैच्योर टी सेल्स है उनको कहा गया है। और इन थाइमोसाइट के आसपास हमको नर्स सेल्स देखने को मिल रही हैं। अब ये नर्स सेल्स का काम क्या होगा, तो नर्स सेल्स का काम होगा इन थाइमोसाइट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करना, ग्रोथ फैक्टर्स प्रदान करना, और वो सभी फैक्टर्स प्रदान करना जिसके कारण ये थाइमोसाइट क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेट कर पाएगा, मतलब डिवाइड कर पाएगा, डिवाइड करने के अलावा डिफरेंशिएट हो पाएगा। अब यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कॉर्टेक्स में ही क्या हो रहा है, हमारे थाइमोसाइट्स डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे जैसे थाइमोसाइट्स का नंबर बढ़ेगा, थाइमोसाइट्स कॉर्टेक्स से कौन से एरिया की तरफ मूव करेंगे, मेडुला वाले एरिया की तरफ मूव करेंगे, और इस मेडुला वाले एरिया में हमको बहुत सारे डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलेंगे और इपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो तो इपिथेलियल सेल्स कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। पहला इपिथेलियल सेल है कॉर्टिकल इपिथेलियल सेल्स जो कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। दूसरा इपिथेलियल सेल जो है वो कौन सा इपिथेलियल सेल है, मेडुलरी इपिथेलियल सेल्स है। अब इस चीज को थोड़ा सा पीछे वाले डायग्राम में समझो। इस डायग्राम में देखो तो जो यहाँ पे नीचे में कुछ चीजें नोट की हुई है, जैसे कि डीएन का मतलब है डबल निगेटिव सेल। अब डबल निगेटिव सेल्स इमैच्योर टी सेल्स हैं जिसके पास ना तो CD4 है ना तो CD8 है। तो ऐसे सेल्स क्या कहलाएंगे, जिसके पास ना तो CD4 है ना तो CD8 है, दोनों एब्सेंट है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डबल निगेटिव सेल कहा जाएगा। तो डबल निगेटिव सेल थाइमस में कौन से रीजन से इंटर करता है, तो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन रीजन से इंटर करता है। एक बार जब वो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन रीजन से इंटर करेगा तो वो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन रीजन से होते हुए कौन से रीजन में पहुंच जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में, और कॉर्टेक्स में भी कौन से रीजन में, सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुंच जाएगा। अब सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये जो डबल निगेटिव सेल है उसके आसपास जो नर्स सेल्स हैं उनको ग्रोथ फैक्टर प्रदान करेगी, बाकी फैक्टर्स प्रदान करेंगे, तो ये क्या करेगा, डेवलप होगा और मैच्योर होने के बाद कौन से तरीके के सेल्स बनाएगा, डबल पॉजिटिव सेल्स बनाएगा। डबल पॉजिटिव सेल्स का मतलब इन सेल्स के ऊपर CD4 भी होगा और CD8 भी होगा। अब इस डबल पॉजिटिव सेल्स से क्या होगा, अब एक सिंगल पॉजिटिव सेल्स बनेगा। सिंगल पॉजिटिव सेल का मतलब यह है कि अब उसमें या तो CD4 होगा या तो CD8 होगा, और यही सिंगल पॉजिटिव सेल्स जो होता है वो मेडुला वाले रीजन से क्या हो जाता है, ब्लड में वापस चले जाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ।
कि थाइमोसाइट्स डेवलप कैसे होते हैं, थाइमोसाइट्स का मैच्योरेशन कैसे होता है। तो पहली बात तो जो थाइमोसाइट्स आए इमेच्योर थे, उनमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा, टी सेल रिसेप्टर बनेगा। अब एक बार जब टी सेल रिसेप्टर बन गया है तो हमको मैच्योर टी सेल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो सिलेक्शन का दो प्रोसेस है हम लोग के पास। एक प्रोसेस है पॉजिटिव सिलेक्शन और दूसरा प्रोसेस है निगेटिव सिलेक्शन। अब समझो पॉजिटिव सिलेक्शन किसे कहा जाता है और निगेटिव सिलेक्शन किसे कहा जाता है। तो समझो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये है हमारा थाइमोसाइट्स। थाइमोसाइट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है हमको, दिस इज टी सेल का रिसेप्टर। अब ये टी सेल का रिसेप्टर इसके पास है। टी सेल रिसेप्टर के अलावा हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर CD4 भी है जिसको येलो कलर से बना रहा हूं मैं, और CD8 भी है जिसको ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं। अब ये सेल बनाया हमने। अब इस सेल को देखो तो इसके ऊपर टी सेल का रिसेप्टर तो प्रेजेंट है, टी सेल रिसेप्टर है, लेकिन ना तो CD4 है ना तो CD8 है। तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज डबल निगेटिव सेल। अब ये जो डबल निगेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट होगा, और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो इसके ऊपर CD4 भी आ जाएगा और CD8 भी आ जाएगा। CD4 और CD8 दोनों प्रेजेंट है, मीन्स इस सेल को क्या कहा जाएगा, डबल पॉजिटिव सेल कहा जाएगा। अब होता क्या है, तो ये जो टी सेल हैं इनका हमको सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन की कितनी प्रोसेस है, दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो है पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन किसे कहेंगे, तो सबसे पहला चीज पॉजिटिव सिलेक्शन में हमको क्या करना होता है, पहला चीज ये पता करना होता है कि इस टी सेल के ऊपर प्रेजेंट जो भी टी सेल रिसेप्टर है, क्या वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, मान लो कि ये जो येलो कलर का सेल बना रहा हूं मैं, दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और हमने कल देखा था कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एंटीजन को MHC मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो टी सेल का रिसेप्टर है वो इस MHC मॉलिक्यूल को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। क्योंकि अगर टी सेल MHC को ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि क्या ये टी सेल का रिसेप्टर इस MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अगर हाँ कर पा रहा है तो इस सेल को बोलेंगे कि हाँ ये सेलेक्ट कर लिया गया है, पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया इसका। मीन्स पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब ये है कि ऐसे सभी सेल्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो MHC को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे जो इस MHC को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उन सेल का क्या करना है, तो उन सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, एपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा, और एपोप्टोसिस में उन सेल्स को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो वो सेल्स जो पॉजिटिव सिलेक्शन में पास नहीं होंगे वो सेल्स क्या किए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अब पॉजिटिव सिलेक्शन तो हो गया, पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद क्या करना होता है, अब नेगेटिव सिलेक्शन करना होता है। अब नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब क्या है, तो नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब ये है कि अब बॉडी खुद के अगेंस्ट तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना चाहती है, मतलब हम खुद के एंटीजन के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करना, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे सभी टी सेल्स जो हमारे खुद के बॉडी के एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उन सेल्स को मार दिया जाएगा तो जो बचे हुए सेल्स हैं उन्हीं सेल्स को क्या किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। और इसी दौरान जब सिलेक्शन हो रहा होता है उसी दौरान क्या हो जाता है, वो जो डबल पॉजिटिव सेल्स हैं
वो सिंगल पॉजिटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे रैंडमली। अब इस प्रोसेस में देखो तो 95% ऑफ द थाइमोसाइट्स जो बने थे वो मर जाते हैं। ओनली 5% ऑफ द थाइमोसाइट्स ही बचते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब होता कैसे है, होती कैसे है ये सब चीजें, तो ये समझो। थाइमोसाइट को हमने देखा कि सबसे पहले वो कौन से रीजन में आता है, सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता है। सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में आएगा और आने के बाद क्या करेगा, वो सबसे पहले प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेट करने के बाद वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाएगा जहां पे कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स हैं। वो क्या करेंगे, उन टी सेल्स को जो डबल पॉजिटिव हैं और जिनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर बन चुका है, उसको एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। तो कॉर्टेक्स में क्या होगा, वहां पे हमको देखने को मिलेगा पॉजिटिव सिलेक्शन। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव सिलेक्शन कौन से रीजन में होगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा। अब एक बार पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया, मतलब ऐसे टी सेल्स जो कि एमएचसी को रिकॉग्नाइज करते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये जाएंगे मेडुला वाले रीजन में, और मेडुलर वाले रीजन में मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो निगेटिव सिलेक्शन में रोल प्ले करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि निगेटिव सिलेक्शन ओनली थाइमस में होता है। निगेटिव सिलेक्शन बॉडी में कहीं किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है। ठीक है, अब एक बार ऐसा हो गया तो थाइमोसाइट्स सिंगल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब या तो CD4 बन जाएंगे या तो फिर CD8 बन जाएंगे। अब जो CD4 सेल्स होते हैं दे आर नोन एज टी हेल्पर सेल्स, और जो CD8 होते हैं दे आर नोन एज टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। जो CD4 होंगे वो टी हेल्पर सेल्स कहलाएंगे, जो CD8 है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल कहलाएंगे। अब एक बार मैच्योर सिंगल पॉजिटिव सेल बन गया है तो वो थाइमस को छोड़ देंगे और ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड वेसल में चले जाएंगे। ब्लड वेसल में भी कौन से रास्ते से होके जाएंगे, वो जिस रास्ते से होके आए थे, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से के थ्रू। तो एक बार अगर डायग्राम से समझना चाहो पूरे के पूरे प्रोसेस को, या फिर डायग्राम से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो इसको यहाँ पे समझो फिर से। यहाँ पे देखो, जो इमेच्योर थाइमोसाइट डबल नेगेटिव सेल आया, वो आया कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से होते हुए वो पहुंचा कहाँ पे, सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स में, जहां पे ये डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद वो डबल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर डबल पॉजिटिव सेल का हुआ पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन होने के बाद वो धीरे धीरे वो सिंगल पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंगल पॉजिटिव सेल्स कौन से रीजन में आ जाएगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन। ठीक है, डबल पॉजिटिव सेल्स कॉर्टेक्स वाले रीजन में इसका पॉजिटिव सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद ये सिंगल पॉजिटिव सेल्स में आज कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंगल पॉजिटिव सेल्स पहुंच जाएगा मेडुला वाले रीजन में, जहां पे मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स जो है वो क्या करेंगे, इसका निगेटिव सिलेक्शन कराएंगे। अगर ये निगेटिव सिलेक्शन को भी पास कर जाते हैं तो इसी कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से होते हुए ब्लड वेसल में चले जाएंगे, और इस ब्लड वेसल के बाद वो जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगे जहां पे ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। अब ये चीज है कि जो हमारा इम्यून सेल्स तो बन गए, चाहे वो बोन मैरो में बना हो बी सेल या फिर थाइमस में मैच्योर हुआ हो टी सेल, वो तो बन गए हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट या फिर इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। मींस अब कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता होना चाहिए कि बॉडी में जो इन्फेक्शन की जगह है उसको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से कैसे भी जोड़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हाथ पे कट लग गया, कट लगने के कारण अगर कोई एक बैक्टीरिया या पैथोजन बॉडी के अंदर चला गया है
तो हो सकता है कि वहां पे कोई एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ना हो, तो उसके पास में, बिल्कुल पास में जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहां तक इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट किया जा सके। तो जो ब्लड है, ब्लड और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या करते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू को और लिम्फोइड ऑर्गन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्शन होता कैसे, तो पहला तो ब्लड वेसल के थ्रू हो सकता है। अब हमको ये पता है कि जो ब्लड वेसल होते हैं बॉडी के हर एक ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचते हैं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और ये जो ब्लड वेसल होता है इसकी जो सेल होती है वो एंडोथीलियल सेल कहलाती है। ये एंडोथीलियल सेल्स इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। अब होता यह है कि जो रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको क्या किया जाता है, हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ताकि वो बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंच सके आर्टरी के थ्रू। और एक बार बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया, तो वापस वो वेंस के थ्रू कहाँ आ सके, हार्ट के पास आ सके। ये तो पूरा ब्लड का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्लड के साथ ही साथ जो इम्यून सेल्स है वो भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। किस किसमें, आर्टरीज और वेंस के थ्रू। अब होता ये है कि मान लो, इस डायग्राम को समझो, मान लेते हैं कि ये टिश्यू था जहां पे क्या देखने को मिला था, डैमेज देखने को मिला था। अब जब टिश्यू डैमेज होगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा और इन्फ्लामेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल सिक्रीट किए जाएंगे जिनको क्या कहा जाता है, कीमोकाइंस कहा जाता है। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कीमोकाइंस क्या होते हैं, तो कीमोकाइंस आर द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट साइटोकाइंस। मतलब कीमोकाइंस लो मॉलिक्यूलर वेट वाले साइटोकाइंस होते हैं जिनके पास ये क्षमता होती है कि वो दूसरे सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और ये हो गया हमारा ब्लड वेसल, ये जो है हमारा ब्लड वेसल है। और हमको पता है कि ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है वो बनी हुई होती है किसकी, वो बनी हुई होती है एपिथेलियल सेल्स की। तो ये जो सेल दिख रहे हैं ये कौन से सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। अब जैसे ही साइट कीमोकाइन सिक्रीट हुआ है तो जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या होंगे, ब्लड के थ्रू होते हुए इस जगह पे पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वो इन सेल्स के ऊपर जो सेलेक्टिन पाया जाता है उसके ऊपर बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद ये सेल्स को एक्टिवेट किया जाएगा बाय द कीमोकाइन। उसके बाद इंटेग्रिन का यूज करते हुए ये सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इस एंडोथीलियल सेल के ऊपर चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद ये सेल्स जो है वो ब्लड को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, टिश्यू में आ जाएंगे। और ये जो ब्लड को, इम्यून सेल्स का ब्लड से टिश्यू के अंदर माइग्रेशन जो होता है इसे ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजन कहा जाता है। और मोर कॉमनली इसको कहा जाता है डायापेडेसिस मूवमेंट। इस टर्म को याद रखना, डायापेडेसिस मूवमेंट मीन्स वो मूवमेंट जिसमें जो हमारा ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट मीन्स WBC है, वो ब्लड को छोड़ के कहाँ आ जाता है, टिश्यू स्पेस में आ जाता है। ये मूवमेंट ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेजन या फिर डायापेडेसिस मूवमेंट कहलाएगा। ये तो हुआ ब्लड की बात की, इम्यून सेल्स इन्फेक्टेड जगह तक ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जिसके थ्रू इम्यून सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं, और वो रास्ता है लिम्फेटिक सिस्टम का यूज करते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स that is filled with a protein rich fluid known as lymph। अब एक टर्म यहां पे आ रहा है लिम्फ। अब ये लिम्फ किसे कहते हैं ये समझने लायक बात है। तो यहां पे हम देख रहे हैं दिस इज आर्टरी, जो रेड कलर की दिख रही है ये क्या है, आर्टरी है।
आर्टरी में हमको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी के थ्रू बह रहा होता है। अब जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को चाहिए होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लड ही है जो ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। और ये आर्टरी जो होती है वो बहुत पतले पतले आर्ट्रियोल्स में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और फिर आर्ट्रियोल्स के बाद ये कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन कहलाती है। अब इस कैपिलरी को देखो तो कैपिलरी में एंडोथीलियल सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो बहुत पतली होती है, जिसके कारण अगर ब्लड में कोई, जो ब्लड में वाटर होता है वो वाटर कहाँ पे आ जाता है, वो वाटर ब्लड वेसल से निकल के आ जाएगा टिश्यू स्पेस में। तो ब्लड जब प्रेशर से फ्लो हो रहा होता है आर्ट्रियोल में, तो प्रेशर की वजह से ब्लड से कुछ लिक्विड जो होगा वो टिश्यू स्पेस में आ जाएगा। अब इसी लिक्विड को क्या कर लिया जाता है, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। अब इस लिम्फेटिक वेसल जिसको ग्रीन कलर से यहाँ पे देखा गया है, तो इसको देखो, जो इसका एंड होता है इट इज ओपन एंड। ओपन एंड का मतलब इसका एक एंड जो होता है वो खुला होता है, और ये यहाँ से इन लिक्विड को क्या कर लेगा, लिम्फेटिक वेसल के अंदर ले लेगा। और वो लिक्विड जो इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर आया है, इसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। लिम्फ किसे कहा जाता है, तो लिम्फ क्या है, तो ब्लड से जो भी वाटर लॉस हुआ है टिश्यू फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है इसे, इस फ्लूइड से, इस फ्लूइड को क्या किया जाता है, लिम्फेटिक वेसल के द्वारा अपटेक किया जाता है, और यही फ्लूइड क्या कहलाता है, अब लिम्फ कहलाता है। और यही वेसल्स का जो नेटवर्क बना है, इसी वेसल के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। अब हमने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो WBC है उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ओनली और ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स ही मूवमेंट कर सकते हैं। अब बॉडी में ये लिम्फेटिक सिस्टम है कहाँ पे, तो बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पूरा के पूरे बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, लेग्स के ऊपर पूरा का पूरा ये लिम्फेटिक वेसल्स का जाल बिछा हुआ है। पूरे के पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, हेड से लेके टो तक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, बात ये है कि अगर हर बार ब्लड वेसल से पानी निकल के टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, तो धीरे धीरे ब्लड का जो अमाउंट है वो वेसल में कम होने लगेगा। और जैसे जैसे वेसल के अंदर ब्लड का अमाउंट कम होगा, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो होना ये चाहिए कि जो लिक्विड लॉस हुआ है, उस लिक्विड को वापस क्या किया जाए, ब्लड वेसल तक पहुंचाया जाए। तो हाँ, ब्लड वेसल तक हम इसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। दो रास्ते हैं, देखो यहाँ पे हम डायग्राम में हमने इस इंडिविजुअल को क्या किया है, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक पिंक कलर का दिख रहा है और दूसरा ब्लू कलर का दिख रहा है। मीन्स ब्लू कलर में कौन कौन सी चीजें दिख रही है, एक तो राइट हैंड दिख रहा है, और ब्रेन का जो है वो राइट वाला पोर्शन दिख रहा है। तो जो ये राइट वाला पोर्शन है, इस राइट वाले पोर्शन में जो भी फ्लूइड है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट से होते हुए राइट सब क्लेवियन वेन में जाके मिल जाता है। मीन्स जो फ्लूइड लॉस हुआ था वो वापस आके वेन में मिल गया। लेकिन बाकी बचे हुए जो हिस्से होते हैं, बाकी बचा हुआ जो फ्लूइड है वो हमारे लिम्फेटिक वेसल से होते हुए, जिसको थोरेसिक डक्ट कहा जाता है, इस थोरेसिक डक्ट से होते हुए लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में मिल जाता है। और इसी जो लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं
वो बहुत सारे लिम्फ नोड से कनेक्टेड होते हैं, और ये लिम्फ नोड जो होते हैं दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ी सी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज तो हमको ये पता चल ही गया कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, टिश्यू और इन्फेक्शन का जो साइट है, इन्फेक्शन का साइट और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर पर डे लगभग 2.9 लीटर मतलब 3 लीटर के आसपास लिम्फ का जनरेशन हो सकता है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स की जो वॉल होती है, ये वॉल ब्लड वेसल की तुलना में बहुत पतली होती है, लगभग ओनली सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ये जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो आसानी से इस वेसल के अंदर आ सकते हैं। अब ये चीज के बारे में तो हमने बात ही कर लिया कि ये जो लिम्फ बना है वो वापस जाके क्या हो जाता है, लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन आर्टरीज के अंदर मिल जाता है। अब एक टर्म बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे, विच इज कीमोकाइंस और साइटोकाइंस। तो कीमोकाइंस क्या होते हैं, तो वो इम्यून सेल्स जो कि लिम्फ के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू या फिर टिश्यू में हैं, उनको कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिन्हें कीमोकाइंस के नाम से जाना जाता है, उनको गाइड किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कीमोकाइंस जो होते हैं दे आर कीमो अट्रैक्टेंट्स। कीमो अट्रैक्टेंट्स का मतलब ऐसे केमिकल्स जो दूसरे सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। और सिक्रीट होने के बाद ये जो कीमोकाइंस होते हैं वो इम्यून सेल्स के द्वारा सेंस किए जाते हैं। एक बार जब इम्यून सेल्स इन कीमोकाइंस को सेंस कर लेते हैं, मींस वो जाके कीमोकाइन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, तो वो सेल्स उस कीमोकाइन जहां पे बना है उसकी तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कीमोकाइंस कीमो अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कीमोकाइंस जो होते हैं वो साइटोकाइंस के ही क्या होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ये बस एक स्लाइड में ये बताने के लिए किया गया है कि होते क्या है कीमोकाइंस। हम लोग अलग से आराम से पढ़ेंगे कि क्या है कीमोकाइंस, कौन से सेल्स कौन से प्रकार के कीमोकाइंस सिक्रीट करते हैं, और किस किस टाइप के कीमोकाइंस रिसेप्टर हैं हमारे, साइटोकाइन रिसेप्टर हैं हमारे पास। अब आ जाओ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ। अब सेकेंडरी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो लिम्फोसाइट्स और माइलॉइड सेल्स होते हैं वो बनते तो है प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम में, मैच्योर भी होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम में, जैसे कि टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है थाइमस में, बी सेल्स, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल, ग्रेन्युलोसाइट्स मैच्योर होते हैं कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। लेकिन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशिएशन जो होता है वो होता है कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं ताकि क्या हो सके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। अब कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमको देखने को मिलेंगे, तो जो लिम्फ नोड है और जो स्प्लिन है
दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो कि एक कैप्सूल के द्वारा घिरे हुए स्ट्रक्चर्स होंगे, कंपार्टमेंट के रूप में बंद स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है, या फिर जैसे कि लिम्फ नोड और स्प्लिन को देखो तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन कुछ लेस ऑर्गेनाइज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी हो सकते हैं, जो कि स्किन की लाइनिंग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये हमको एक्सटर्नल पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हैं। इन्हें बैरियर टिश्यू भी कहा जाता है। इनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। इन्हें साल्ट, माल्ट, गाल्ट, कार्ट इस टाइप की चीजें कहा जाता है। अब ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ये अलग अलग रीजन प्रदान करते हैं जहां पे अलग अलग जगह पे बी और टी सेल्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में लिम्फोइड फॉलिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब लिम्फोइड फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि बी सेल्स के डेवलपमेंट और सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि इन बी सेल्स से प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाया जा सके। अब चलो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ रहे हैं हम लोग, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि फुल्ली कमिटेड होता है किसके लिए? इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने के लिए। ये जो लिम्फ नोड होते हैं, दे आर इनकैप्सुलेटेड बीन शेप स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रोमल सेल्स के साथ ही साथ यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल दोनों से कनेक्टेड होते हैं, और लिम्फ नोड ही पहला वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे अगर टिश्यू स्पेस में कोई इन्फेक्शन हुआ, टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर टिश्यू में कोई एक इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो जनरेट कहाँ किया जाएगा? लिम्फ नोड में जनरेट किया जाएगा। जबकि ब्लड में अगर कोई एक इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, तो वो स्प्लिन में जनरेट किया जाएगा। ठीक है। अब लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को समझो। ये जो लिम्फ नोड है, हमने देख तो लिया था कि ये बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स के आसपास देखने को मिलेगा। अब इसको देखो तो ये बीन शेप का है, मीन्स किडनी शेप बोल सकते हो इसको। बीन शेप के अलावा इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलता है हमको? एक कैप्सूल देखने को मिलता है। कैप्सूल इसको क्या करता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर बना के रखता है और उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इज कॉर्टेक्स, दूसरा इज पैराकॉर्टेक्स, और बीच का रीजन क्या कहलाता है? मेडुला रीजन कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स का है, इस कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और फॉलिकल्स के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे बी सेल्स अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मीन्स इस लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में बी सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जबकि पैराकॉर्टेक्स वाले रीजन में टी सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं। मेडुला सेल्स में अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मेडुला सेल्स में जो इफेक्टर सेल्स होते हैं, इफेक्टर सेल्स मतलब कि बी सेल्स जब एक्टिवेट होके प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है वो पाया जाता है। जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसको देखो तो यहाँ पे क्या हो रहे होती है? जो लिम्फ होता है वो लिम्फ आता है बाय द एफरेंट वेसल। 3 एफरेंट वेसल है, एक एफरेंट वेसल ये, एक एफरेंट वेसल ये, और एक इसके पीछे छिप गया है।
3 एफरेंट वेसल से होते हुए लिम्फ जो होता है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और इफरेंट वेसल से होते हुए ये यहां से रिलीज हो जाता है। अब जो एंटीजेंस हैं, अगर टिश्यू में कोई एक इन्फेक्शन है तो उसके जो एंटीजेंस हैं वो अफरेंट वेसल से होके इंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन सा रीजन होगा? कॉर्टेक्स रीजन होगा, जहां पे बी सेल अपना काम करेंगे। उसके बाद पैराकॉर्टेक्स रीजन आएगा, पैराकॉर्टेक्स रीजन में टी सेल्स अपना काम करेंगे। अब बी और टी सेल्स एक बार एक्टिवेट हो गए तो वो एक्टिवेटेड बी और टी सेल्स मेडुला रीजन में जाके या तो एंटीबॉडी सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो मैच्योर टी सेल्स हैं, जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं, वो इस इफरेंट वेसल से होके निकलेंगे और बॉडी के बाकी हिस्सों में जाके इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देंगे। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलते हैं। इस ब्लड वेसल से होके आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट जो नेव है, नेव मतलब ऐसे लिम्फोसाइट जो कि अभी तक किसी भी एंटीजन से कोई भी इनकाउंटर नहीं किए। और साथ ही साथ अगर इसको देखो तो ये तो हो गया आर्टरी जो रेड कलर की दिख रही है, और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है दिस इज वेन। इसमें एक रीजन होता है जिसे कहा जाता है हाई एंडोथीलियल वेन्यूल, HEV रीजन। इस हाई एंडोथीलियल वेन्यूल में क्या होता है, एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो बाकी जगह के एंडोथीलियल सेल्स की तुलना में लंबाई में ज्यादा लंबे होते हैं, और इस रीजन के थ्रू ही जो नेब लिम्फोसाइट है वो आके क्या हो सकते हैं, लिम्फ नोड के अंदर इंटर कर सकते हैं। मींस चाहे वो बी सेल है चाहे वो टी सेल है, वो आएगा तो किससे? आर्टरी से। आर्टरी से होके आने के बाद वो हाई एंडोथीलियल वेन्यूल से निकल के लिम्फ नोड में चला जाएगा, और लिम्फ नोड में कॉर्टेक्स में बी सेल और पैराकॉर्टेक्स में आके टी सेल अपना जगह ले लेगा और एंटीजन के आने का इंतजार करेगा। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। और तो जैसा कि हम लोग बोल चुके हैं कि हमने क्या किया है, इस लिम्फ नोड को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो कॉर्टेक्स, दूसरा पैराकॉर्टेक्स और तीसरा मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है उसमें मोस्टली बी सेल्स पाए जाते हैं, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं और फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस कॉर्टेक्स के नीचे पैराकॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है जिसमें मोस्टली जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं। और कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टेक्स के नीचे यानी कि सबसे बीच में मेडुला पाया जाता है, और ये मेडुला वो साइट होता है जहां से एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस रीजन में प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 3 रीजन हो गया जिसको हम लोग देख चुके हैं डायग्राम में। अब समझो होता कैसे है, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है। अगर कोई भी इंफेक्टेड टिश्यू है तो उस इंफेक्टेड टिश्यू के पास में वहां पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें एंटीजन पाया जाएगा। ये एंटीजन एफरेंट वेसल से होते हुए कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। एफरेंट वेसल से होते हुए कहां पहुंचेगा? कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचेगा। और कॉर्टेक्स रीजन में जैसे ही ये पहुंचेगा तो इस एंटीजन को सब कैप्सुलर साइनस में खाली कर दिया जाएगा। साइनस का मतलब होता है खाली जगह, यहाँ पे इसको खाली कर दिया जाएगा। अब एंटीजन पहुंच गया है कहाँ? लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर जैसे ही ये पहुंचेगा इसकी क्या की जाएगी? एंटीजन को सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा और उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो पैराकॉर्टेक्स में
टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और कॉर्टेक्स सेल्स में ये जो एंटीजन आया है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है उसको बी सेल रिकॉग्नाइज करेगा। मींस अगर फिर से उस डायग्राम पे चले तो उस डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे कि देखो फॉर एग्जांपल ये आया एंटीजन, टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन था तो टिश्यू फ्लूइड से होते हुए जो लिम्फ आ रहा है उस लिम्फ के साथ एंटीजन इस लिम्फ नोड के अंदर इंटर किया। अब इस लिम्फ नोड में जो सब कैप्सुलर साइनस है, इस सब कैप्सुलर साइनस में एंटीजन को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चीज है वो है बी सेल जोन। मींस जो एंटीजन आया है उसको सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पे जो बी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कल के क्लास में हमने देखा था कि बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं। इसके अलावा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होंगे वो भी क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो पैराकॉर्टेक्स रीजन है जिसमें टी सेल्स पाए जा रहे हैं उनको प्रेजेंट करेंगे। तो एंटीजन के द्वारा बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। एक बार बी और टी सेल में जाएंगे, मेडुला रीजन में हमारा प्लाज्मा सेल है, वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को सिक्रीट करेगा जो कि इफरेंट वेसल से होते हुए क्या होगा, इफरेंट वेसल से होते हुए जो लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए वापस ब्लड वेसल में मिल जाएगा और ब्लड से होते हुए पूरी की पूरी बॉडी में उसको पहुंचा दिया जाएगा ताकि इन्फेक्शन को टैकल किया जा सके, इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर टी सेल का मैच्योरेशन कैसे होता है और बी सेल का मैच्योरेशन कैसे होता है। पहले समझते हैं टी सेल कैसे मैच्योर हो रहे हैं। तो सबसे पहला चीज क्या हुआ कि एंटीजन जो है वो तो आ चुका है लिम्फ नोड के अंदर। एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स ने, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उस एंटीजन को प्रोसेस किया है और प्रेजेंट कर दिया है। अब हर एक नेव टी लिम्फोसाइट लगभग 16 से 24 घंटे तक क्या करेगा, उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर उस एंटीजन को सर्च करेगा जिसके अगेंस्ट उसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो नेब लिम्फोसाइट कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा जहां, अच्छा नेब टी लिम्फोसाइट्स पहुंचते कैसे हैं, तो हम भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो भी नेब सेल्स होते हैं वो किसके द्वारा पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स के द्वारा। एक बार जब वो कॉर्टेक्स रीजन में पहुंच गए तो उससे होते हुए वो कहां पे पहुंच जाएंगे, पैराकॉर्टेक्स में पहुंच जाएंगे। एक बार नेब सेल्स लिम्फ नोड में आ गए हैं तो वो एमएचसी के साथ जो एंटीजन का कॉम्प्लेक्स है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या देखने को मिलेंगे, कुछ फाइबर्स देखने को मिलेंगे और ये फाइबर बने होंगे किसके, स्ट्रोमल सेल्स के। और इन फाइबर्स को क्या कहा जाएगा, फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स। और ये जो फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स कॉन्ड्यूट है ये टी सेल्स को गाइड करता है ताकि ये टी सेल्स क्या कर सके, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके। चलो इसको देखते हैं ये क्या होता है, फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इस पैराकॉर्टेक्स रीजन में जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो स्ट्रोमल सेल्स क्या करेंगे, फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स हैं वो एक कॉन्ड्यूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। कॉन्ड्यूट सिस्टम में होगा क्या, ये जो फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स हैं वो टी सेल्स को एडिशन में हेल्प करेंगे ताकि ये टी सेल आराम से बार बार हर एक डेंड्राइटिक सेल्स के पास जाके रिकॉग्नाइज कर सके कि इस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर जो भी एंटीजन है क्या
उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्या? अगर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो ये टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा पाएगा तो ये कंड्यूट सिस्टम से होते हुए दूसरे डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुंचेंगे। ठीक, अब इस कंड्यूट सिस्टम में होगा ये कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कंड्यूट के चारों तरफ रैप हो जाएंगे ताकि ये जो टी सेल्स हैं वो उसको आसानी से ब्राउज कर सके। ब्राउज करने के बाद उसको पहचान सके कि ये वाला जो एंटीजन है वो उस टी सेल्स के टीसीआर से बाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक बार बाइंडिंग हो गई तो ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स अगर बाइंड होता है तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये इफेक्टर सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जो कि फर्दर मैक्रोफेजेस टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और बी सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को और ज्यादा अच्छे से जनरेट किया जा सके। अब सिंपल सा चीज समझो कि अगर इसको याद रखना है 5-6 पॉइंट में तो कैसे याद रख सकते हैं कि टी सेल्स क्या काम कर रहे हैं, टी सेल्स कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे लिम्फ नोड में। तो हो ये रहा है कि जो नेव टी सेल है, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो नेव टी सेल है वो हमारे आर्टरी के थ्रू आए, जो हाई एंडोथीलियल वेन्यूल से होके कॉर्टेक्स रीजन में रिलीज हुए और पैराकॉर्टेक्स रीजन में जाके रहने लगे। अब जैसे ही, अब पहला पॉइंट तो खत्म हो गया कि हमारे टी सेल्स जो है वो पहुंच गए हैं पैराकॉर्टेक्स रीजन तक। उसके बाद दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे हम लोग कि जो भी एंटीजेंस अगर टिश्यू में प्रेजेंट है तो टिश्यू फ्लूइड के साथ वो एंटीजन एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से होते हुए लिम्फ नोड के अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस इस एंटीजन को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद उसको प्रेजेंट कर देंगे। अब पैराकॉर्टेक्स रीजन में डेंड्राइटिक सेल्स ने क्या कर लिया है, इस एंटीजन को प्रोसेस कर लिया है और प्रेजेंट कर लिया। और इसी रीजन में जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे, तीसरा पॉइंट में, स्ट्रोमल सेल्स फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स का एक कॉन्ड्यूट बनाएंगे, एफआरसीसी का फॉर्मेशन होगा और इस कॉन्ड्यूट पे डेंड्राइटिक सेल्स चिपके हुए होंगे। चौथा पॉइंट में ये होगा कि जो सर्कुलेटिंग टी सेल्स हैं वो इस कॉन्ड्यूट सिस्टम का यूज करते हुए हर एक डेंड्राइटिक सेल्स को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर उनको वो एंटीजन मिल जाता है जिसके अगेंस्ट उनके पास टीसीआर है तो वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। और पांचवा पॉइंट में, अगर वो एक्टिवेटेड टी सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल है तो वो डायरेक्टली सेल को किल कर सकता है। अगर वो एक्टिवेटेड टी सेल टी हेल्पर सेल है तो वो इफेक्टर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये इफेक्टर सेल्स दूसरे सेल्स जैसे कि बी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स में जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वहां से पूरे के पूरे एंटीजन को, पैथोजन को क्लियर किया जा सके। 5 पॉइंट में ऐसे टी सेल एक्टिवेट हुए। ऐसे ही बी सेल को भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे टी सेल के लिए जो एंटीजन आया था वो भी आया था एफरेंट वेसल से, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, बी सेल के लिए भी जो एंटीजन आएंगे वो भी आएंगे एफरेंट वेसल से होते हुए। अब हमको पता है कि जो बी सेल होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, बी सेल रिसेप्टर पाया जाता है। अब एंटीजन जैसे ही आएगा बी सेल्स के ऊपर बाइंड करेगा तो बी सेल के ऊपर जैसे ही बाइंडिंग होगा तो बी सेल खुद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रेजेंट करेगा। जैसे एक बार उसको प्रोसेस करेगा और प्रेजेंट करेगा तो किसको प्रेजेंट करेगा,
टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करेगा और ये टी हेल्पर सेल वापस इस बी सेल को सिग्नल देगा कि तुम जाओ प्राइमरी फॉलिकल में और फॉलिकल में जाके तुम डिवाइड करना स्टार्ट करो और डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करो। ठीक है, तो सिंगल सिंगल पॉइंट में यही हो जाएगा कि जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीजन आने के बाद पहला चीज तो ये हो जाएगा कि वो खुद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसको प्रोसेस करेगा और प्रेजेंट करेगा टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल वापस उसको सिग्नल देगा कि तुम जाके डिवाइड करो और डिफरेंशिएट कर सको। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो सकता है कि जो यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाने वाले स्ट्रोमल सेल्स हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रोमल सेल्स के साथ ही साथ यहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं। फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स क्या करेंगे, उस एंटीजन को ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने का मतलब, अब इसको देखो, ये पूरा का पूरा फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल है जिसमें बहुत लंबे लंबे डेंड्रॉन्स जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। अगर कोई एक एंटीजन यहाँ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। जैसे ही ट्रैप हो गया तो अब बी सेल इस एंटीजन को क्या करेगा, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जैसे ही बी सेल इस एंटीजन को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेगा तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स इस बी सेल्स को एक्टिवेट करवा देंगे और ये बी सेल डायरेक्टली क्या हो सकता है, डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है। मतलब बी सेल्स दो तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसमें टी हेल्पर सेल बी सेल्स की मदद करे। दूसरा तरीका यह है कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन को ट्रैप कर ले, बी सेल उसको रिकॉग्नाइज करे, तब वो लोग एक्टिवेट हो जाए। ठीक, और एक बार जब बी सेल्स एक्टिवेट हो गए तो ये लोग क्या हो जाएंगे, एक बार जब बी सेल्स एक्टिवेट हो गए तो ये लोग प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। जब ये लोग डिफरेंशिएट करें, जब ये लोग प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे तो इनमें से कुछ सेल्स डायरेक्टली प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कुछ बचे हुए सेल्स वापस कहाँ चले जाएंगे, जर्मिनल सेंटर्स में चले जाएंगे। अब जर्मिनल सेंटर के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जर्मिनल सेंटर जो होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे बी सेल्स होते हैं। बाकी दूसरे सेल्स होते हैं जैसे कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, और इस जगह पे क्या हो सकता है, बी सेल्स डिवाइड कर सकता है, प्रोलिफरेट कर सकता है। तो कुछ सेल्स कहाँ चले जाएंगे, जर्मिनल सेंटर्स में चले जाएंगे और इन जर्मिनल सेंटर्स को क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाएगा। ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही ये लोग जाएंगे ये लोग बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे और तेजी से डिवाइड करने के बाद जब ये लोग जर्मिनल सेंटर में डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवीजन के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि वहां पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से उसके ऊपर जो एंटीबॉडी है उससे और ज्यादा हाई एफिनिटी की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाएगी बाय ए प्रोसेस नोन एज क्लोनल सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब दो तरीके के फॉलिकल होते हैं ये भी हमको जानना जरूरी है। एक तरीके का फॉलिकल जिसको हमने सेकेंडरी फॉलिकल कहा और एक तरीके का फॉलिकल जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल किन्हें कहा जाता है, जिसके पास जर्मिनल सेंटर एब्सेंट हो वो प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। लेकिन ऐसा फॉलिकल जिसमें जर्मिनल सेंटर प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। अब इस बी सेल वाले को भी 5-6 पॉइंट में खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलो समझो क्या हुआ, जैसे ही टिश्यू में इंफेक्शन हुआ एंटीजन लिम्फ नोड तक पहुंचा। अब एंटीजन लिम्फ नोड में पहुंचे और बी सेल्स को एक्टिवेट करना है तो उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि डेंड्राइटिक सेल्स बी सेल्स को एंटीजन को प्रेजेंट करे
और बी सेल डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट हो जाए, पहला बात। या फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, उसको प्रोसेस करे, MHC2 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट करे, MHC2 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट करने के बाद उसको टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट किया जाए। टी हेल्पर सेल जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज करे वो बी सेल्स को एक्टिवेट करा दे। अब बी सेल एक्टिवेट हो गया है दोनों केसेस में। जैसे ही एक बार बी सेल एक्टिवेट हो गया, वो उनमें से कुछ सेल्स डायरेक्टली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे, एंटीबॉडी का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कुछ सेल्स जो होंगे वो जर्मिनल सेंटर्स में चले जाएंगे और जर्मिनल सेंटर्स में जाके सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे और वहां पे वो और तेजी से डिवाइड करेंगे। तेजी से डिवाइड करने के अलावा वहां पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होगा, क्लोनल सिलेक्शन होगा, ताकि और ज्यादा एफिनिटी के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जा सके। अब इस इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में टाइम कितना लगेगा? तो जो जर्मिनल सेंटर्स होते हैं वो इन्फेक्शन के 4 से 7 दिनों के अंदर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और ये लगभग 3 हफ्तों तक क्या रहते हैं, एक्टिवेट रह सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि इन्फेक्शन के 4 से 7 दिनों के बाद हमारे पास ऐसे बी सेल का पॉपुलेशन होगा जो उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या कर रहा होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा होगा। और एक बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया एंटीजन के अगेंस्ट में, तो फिर उस इन्फेक्शन को क्या किया जा सकता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा इम्यून रिस्पॉन्स चला किसके अंदर, ये चला पूरा का पूरा लिम्फ नोड के अंदर। अब लिम्फ नोड में पहला चीज तो हो गया ये कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अब हमको पता है कि जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। तो और ये मेमोरी सेल्स बी और टी दोनों सेल्स हो सकते हैं। तो एक बार जब टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं और एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं वो मेमोरी सेल बी और टी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये मेमोरी टी सेल्स या तो फिर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में रह सकते हैं, या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू मतलब लिम्फ नोड को छोड़ के किसी दूसरे टिश्यू में माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मेमोरी टी सेल जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही रह रहा है, इन्हें क्या कहा जाएगा, सेंट्रल मेमोरी सेल कहा जाएगा। मींस ऐसे मेमोरी टी सेल्स जो कि लिम्फ नोड के अंदर ही रुक गए उन्हें सेंट्रल मेमोरी सेल कहा जाएगा। और ऐसे टी सेल्स जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को छोड़कर बाहर चले गए दूसरे टिश्यूज के पास, उन्हें इफेक्टर मेमोरी टी सेल्स कहा जाएगा। अब इनमें से भी देखो तो एक टी सेल का पॉपुलेशन जो है वो कहाँ चला जाएगा, उस टिश्यू में चला जाएगा जहां पे इन्फेक्शन का स्टार्ट हुआ था। इसे कहा जाएगा टिश्यू रेसिडेंट मेमोरी सेल, ताकि अगली बार फिर से इन्फेक्शन ना हो सके वहां पे। और अगर फिर से इन्फेक्शन हो तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर। ये लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लिन। अब जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिम्फ नोड होता है वो टिश्यू के इन्फेक्शन से निपटता है, और जो स्प्लिन होता है वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से निपटता है। अब अगर स्प्लिन को देखो तो बॉडी में स्प्लिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ओवल शेप का होता है, और ब्लड में अगर कोई एक इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो इसका। तो ये हो गया हमारे
स्प्लिन का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने बोला कि स्प्लिन जो होता है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, और कौन से शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो होती है वो की जा रही होती है स्प्लिनिक आर्टरी और स्प्लिनिक वेन के द्वारा। आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से ब्लड बाहर भेजा जाता है। और इस रीजन को, अब इसमें भी इसको दो रीजन में बांट दिया गया है, एक तो रेड पल्प रीजन है, दूसरा व्हाइट पल्प रीजन है। अब रेड पल्प रीजन और व्हाइट पल्प रीजन किसे कहा जाएगा, और तीसरा रीजन है साइनोसस का। अब रेड पल्प रीजन क्या है और व्हाइट पल्प रीजन क्या है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्प्लिन ही वो ऑर्गन होता है जहां पे अगर आरबीसी का लाइफ टाइम खत्म हो गया है तो आरबीसी को डिग्रेड किया जाता है। मीन्स अगर आरबीसी आ रही है और आरबीसी जब स्प्लिन के अंदर टूट रही है, तो जिस रीजन में आरबीसी ज्यादा अमाउंट में है वो रीजन रेड कलर का दिखाई देगा, तो उस रीजन को क्या कह रहे हैं हम लोग, रेड पल्प रीजन कह रहे हैं। और व्हाइट पल्प रीजन किसे कह रहे हैं, तो व्हाइट पल्प रीजन, ये जो ब्लड वेसल दिख रहा है, इस ब्लड वेसल के आसपास जो रीजन है, इसी रीजन को क्या कहा जा रहा है, व्हाइट पल्प रीजन कहा जा रहा है। अब रेड पल्प रीजन और व्हाइट पल्प रीजन को कुछ सेल्स अलग बनाए रखते हैं, और ये वाला जो सेल का लाइनिंग होता है ये कहलाता है मार्जिनल जोन। मींस जो रेड पल्प एरिया है और जो व्हाइट पल्प एरिया है, दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, और ये बाउंड्री क्या कहलाती है, मार्जिनल जोन कहलाती है। और इस मार्जिनल जोन के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। तो मार्जिनल जोन हमने किसको कहा है, मार्जिनल जोन ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मार्जिनल जोन। अब मार्जिनल जोन के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, रेड पल्प स्ट्रक्चर कहला रहा है। और मार्जिनल जोन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहा है, व्हाइट पल्प रीजन कहला रहा है। और इसी व्हाइट पल्प रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है पाल्स, PALS। और इस पाल्स में टी सेल्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और इसी में क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं हमको, और ये इन फॉलिकल्स में बी सेल का पॉपुलेशन ज्यादा होता है। अब इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। हमने तो ये चीज देख ही लिया कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है, आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, और वेन्स के थ्रू ब्लड जो होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। अगर ब्लड में कोई एक इन्फेक्शन है तो आर्टरी के थ्रू होके वो स्प्लिन के अंदर आएगा, स्प्लेनिक आर्टरी से, और वहां पे जो हमारा व्हाइट पल्प एरिया है वहां पे उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, और बाकी जो ब्लड है वो स्प्लेनिक वेन से क्या हो जाएगा, वापस बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें कि स्प्लिन और लिम्फ नोड में से ज्यादा एंटीजन कहाँ पे आते हैं और ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ पे जनरेट किया जाता है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें हमने लिम्फोसाइट को रेडियो लेबल कर लिया था। तो हमको ये पता चला कि जो लिम्फोसाइट्स डेली जो लिम्फोसाइट हैं वो ज्यादा स्प्लिन के थ्रू होके जाते हैं, लिम्फ नोड से कम होके जाते हैं। बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड हैं उनका पूरा कंबाइन कर लो, और दूसरी तरफ स्प्लिन से होके जितने एंटीजन जा रहे हैं उसको देख लो, तो भी ज्यादा एंटीजन कहाँ से होके सर्कुलेट होते, सॉरी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन्स नहीं, सॉरी लिम्फोसाइट्स ज्यादा कहाँ से सर्कुलेट हो रहे होते हैं, वो स्प्लिन से होके सर्कुलेट हो रहे होते हैं।
अब इसके स्ट्रक्चर को भी देख ही लेते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लोब्स में बटा हुआ होता है। हर एक लोब का जो फंक्शन होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है। बाहर की तरफ कैप्सूल देखने को मिलेगा जैसे हमको लिम्फ नोड में देखने को मिला था। और इस रीजन में दो माइक्रो एनवायरमेंट्स हैं। पहला रीजन इज नोन एज रेड पल्प रीजन, दूसरा रीजन इज नोन एज व्हाइट पल्प रीजन। और इन दोनों रीजन को जो रीजन सेपरेट करता है वो रीजन क्या कहलाता है? मार्जिनल जोन कहलाता है। जो रेड पल्प रीजन होता है इसमें बहुत सारे साइनोसॉइड्स होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं और कुछ अमाउंट में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। और यही वो रीजन होता है, रेड पल्प रीजन होता है, जहां पे ओल्ड और डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। एक बार जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? उन रेड ब्लड सेल्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे और डाइजेस्ट करने के बाद उन्हें डिग्रेड कर दिया जाएगा। जबकि व्हाइट पल्प रीजन वो रीजन होता है जहां पे पैथोजन के साथ एनकाउंटर होता है और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है। अब समझो, ये जो व्हाइट पल्प रीजन है उसमें हमने एक रीजन की बात की जिसे कहा हमने पाल्स, और इस पाल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरी एट्रियोलर लिम्फोइड सीथ। नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि फिर से स्ट्रक्चर को देखो, ये जो रेड कलर की दिख रही दिस इज आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी ही है। इस अब आर्टरी बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में बट गई है। आर्टरी क्या हो गई है? बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में बट गई है। और इन आर्ट्रियोल्स के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? हमारा पाल्स। मीन्स पेरी, पेरी मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ। किसके चारों तरफ? एट्रियोल। तो पाल्स में पी का मतलब है पेरी, ए का मतलब है एट्रियोल, एल का मतलब लिम्फोइड, लिम्फोइड का मतलब लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल्स की बात कर रहे हैं, और सीथ, सीथ मतलब स्ट्रक्चर। पाल्स पाया जाता है और पाल्स क्या है? पेरी एट्रियोलर लिम्फोइड सीथ। और पेरी एट्रियोलर लिम्फोइड सीथ में जो टी सेल्स का अमाउंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। और ये दोनों रीजन मिलके बनाता है व्हाइट पल्प। अब इन यहाँ पे क्या होता है? मार्जिनल जोन जो होता है, मार्जिनल जोन क्या बनाता है? एक बैरियर बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है व्हाइट और रेड पल्प के बीच में, इसके अलावा ब्लड और व्हाइट पल्प के बीच में। और इस मार्जिनल जोन में एक यूनिक टाइप का बी सेल पाया जाता है जिसे मार्जिनल जोन बी सेल्स कहा जाता है। तो एक यूनिक टाइप का बी सेल्स पाया जाता है इस मार्जिनल जोन में जिन्हें मार्जिनल जोन बी सेल्स कहा जाता है। और ये जो मार्जिनल जोन बी सेल्स हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजन। अगर कोई ब्लड बोर्न पैथोजन है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस की तरह काम कौन कर रहा होता है? मार्जिनल जोन बी सेल्स काम कर रहे होते हैं। अब इस मार्जिनल जोन बी सेल्स को देखो तो इसके ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और बी सेल रिसेप्टर भी पाया जाता है जो कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। मींस इस मार्जिनल जोन के ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर भी है, टीएलआर का मतलब टॉल लाइक रिसेप्टर, और इसके ऊपर बी सेल रिसेप्टर्स भी हैं जो कि पैथोजन के ऊपर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है तो समझो, मान लो ब्लड में कोई एक इन्फेक्शन था तो वो स्प्लेनिक आर्टरी से होते हुए क्या होगा? स्प्लिन के अंदर इंटर करेगा। जैसे ही वो स्प्लिन के अंदर इंटर करेगा, मार्जिनल जोन के जो बी सेल्स हैं वो एंटीजन के साथ क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। और जैसे ही मार्जिनल जोन बी सेल्स एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे?
तुरंत डिफरेंशिएट होके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ सेल्स तो तुरंत डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मार्जिनल जोन बी सेल्स को टी सेल्स की जरूरत पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए। बाकी तो टी इंडिपेंडेंट मैनर में भी काम कर सकते हैं। बाकी जो नेव बी सेल्स होते हैं, जो कि अभी तुरंत बोन मैरो से बन के आए हैं, वो फॉलिकल्स में एंटीजन के साथ एनकाउंटर करते हैं, और जो नेव टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो एमएचसी के साथ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनको डेंड्राइटिक सेल के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है पाल्स रीजन में। तो एक बार जब ऐसा हो गया कि टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो गए, तो वो क्या करेंगे, बी सेल्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करेंगे। बाकी जो बचे हुए मार्जिनल जोन के बी सेल्स थे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन बी सेल्स में से कुछ बी सेल्स टी सेल्स के साथ मिलके फॉलिकल्स में चले जाएंगे, और फॉलिकल्स में जाने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जर्मिनल सेंटर का फॉर्मेशन होगा, जैसे लिम्फ नोड में हुआ था, सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था। और ये जर्मिनल सेंटर में बी सेल्स क्या हो जाएंगे, मेमोरी सेल्स और बी सेल्स का, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये यहां से बहुत सारे टिश्यू के लिए माइग्रेट कर जाएंगे, और इनमें से कुछ प्लाज्मा सेल्स वापस बोन मैरो की तरफ चले जाएंगे ताकि वो वहां पे जाके प्रेजेंट रह सके। अब फिर से वही चीज करते हैं कि इसको भी 5-6 पॉइंट में समझ लेते हैं कि हो क्या रहा। पहला पॉइंट में, अगर ब्लड में कोई एक इन्फेक्शन है तो वो स्प्लेनिक आर्टरी से होके आएगा, आर्ट्रियोल से होते हुए वो अंदर आएगा। हमने ये देखा कि ये जो मार्जिनल जोन है, इस मार्जिनल जोन में एक स्पेशल टाइप का बी सेल होता है जिसे मार्जिनल जोन बी सेल कहा जाता है। ये मार्जिनल जोन बी सेल्स क्या करता है, तो वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ मार्जिनल जोन बी सेल्स डायरेक्टली बिना टी सेल के हेल्प के प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट डिफरेंशिएट हो जाएंगे और एंटीबॉडी सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यहीं पे कुछ डेंड्राइटिक सेल्स हैं पाल्स रीजन में। ये जो पाल्स रीजन है, यहाँ पे कुछ डेंड्राइटिक सेल्स हैं, और ये डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो एंटीजन को प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट कर देंगे। जैसे ही टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, टी हेल्पर सेल्स के एक्टिवेशन के बाद टी हेल्पर सेल्स जो नेव बी सेल्स हैं, सॉरी जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो नेव बी सेल्स को, उसके अलावा जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही एक बार बी सेल्स एक्टिवेट हुए, बी सेल कुछ टी सेल्स के साथ चले जाएंगे कहाँ पे, फॉलिकल में, और फॉलिकल में जाके वो क्या होंगे, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बन गया, इसमें से कुछ प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स जो हैं वो बाकी बचे हुए टिश्यूज में माइग्रेट करेंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा सेल्स जो होता है बाकी टिश्यू के अलावा बोन मैरो में भी जाके रहना स्टार्ट कर देता है। अब आगे समझो, अगर किसी एक बच्चे में से स्प्लिन को निकाल दिया जाए, जैसे वहां पे हमने किसको निकाला था, थाइमस को निकाला था तो थाइमेक्टोमी बोला था, वैसे ही यहाँ पे स्प्लिन को निकाल रहे हैं तो हम इसे क्या कह रहे हैं, स्प्लिनेक्टोमी कह रहे हैं। तो अगर किसी एक बच्चे में से स्प्लिन को निकाल दिया जाए, तो अब जब स्प्लिन नहीं है तो ब्लड बॉर्न एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा, तो उस बच्चे के अंदर सिस्टेमेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस इंड्यूस हो सकता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजी के द्वारा कॉज किया जाता है और उस बच्चे में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डिजीज के, सेप्सिस हो जाएगा उसको। साथ ही साथ जो स्प्लेनेक्टोमी होगी तो उस केस में ब्लड बॉर्न एंटीजन से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा तो हो सकता है कि उसका डेथ भी हो जाए। ठीक, स्प्लिन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के अलावा आयरन मेटाबॉलिज्म, प्लेटलेट के स्टोरेज, हेमेटोपोएसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का फ्लो और फेट को कंट्रोल करता है। अगर हमने स्प्लिन को निकाल दिया तो आयरन का मेटाबॉलिज्म, प्लेटलेट्स का स्टोरेज, हेमेटोपोएसिस का रेगुलेशन, रेड ब्लड सेल्स का डिग्रेडेशन, ये सब प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज स्प्लिन। अब आ जाओ बैरियर ऑर्गन्स के ऊपर, जो कि उतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लिम्फ नोड और स्प्लिन जो होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन ओनली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स नहीं, इनके अलावा बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि स्किन पे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के म्यूकोसल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ ऐसे जोन्स पाए जाते हैं जहां पे टी सेल्स और फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये बैरियर का फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो ये लोग इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अब ये चीज तो पता ही, हमारा जो स्किन है या फिर जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये बॉडी का आउटर लाइनिंग बनाते हैं। स्किन भी आउटर लाइनिंग बना रहा है, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी आउटर लाइनिंग बना रहा है, जो तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी ओपन ही है, जो तुम्हारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो भी ओपन ही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे पैथोजन इस रास्ते से भी एंट्री कर सकते हैं। तो म्यूकस के ऊपर, म्यूकस वाले मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड टिश्यू क्या कहलाते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि माल्ट कहलाते हैं। अब इस माल्ट को अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग जगह नाम, अलग अलग जैसा नाम दे दिया गया है। जैसे कि जो गट से एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू उसको गाल्ट कह दिया गया, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो स्किन से एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू उसको साल्ट कह दिया गया। जो नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है उसको नाल्ट कह दिया गया। जो ब्रैंको एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है उसको बाल्ट कह दिया गया। और ये सब के सब टिश्यू जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। और ये फिजिकल प्रोटेक्शन के अलावा बहुत सारे साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड सिक्रीट करते हैं, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है, इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं उन फॉलिकल्स में बी सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो बी सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं आईजीए, एंटीबॉडी का एक प्रकार है आईजीए। और ये जो आईजीए है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है। तो अगर स्किन में इन्फेक्शन है तो क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे तरीके के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि सिक्रेटरी होंगे। इसमें से एक एग्जांपल को हम समझ रहे हैं कि गाल्ट क्या है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या है। तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं पेयर्स पैचेस में। अब पेयर्स पैचेस इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है पेयर्स पैचेस। अब इस पेयर पैचेस में देखो तो ये हो गया हमारा एपिथेलियल सेल की लाइनिंग। इस एपिथेलियल सेल की लाइनिंग में देखो तो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एम सेल्स। क्या कहा जा रहा है इनको, एम सेल्स कहा जा रहा है। और ये एम सेल्स क्या कर सकते हैं,
जो भी पैथोजन है, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर से बैक्टीरिया को दिखाया गया है, ये पैथोजन को क्या कर सकते हैं, इनका फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, एंडोसाइटोसिस करके उस पैथोजन को एपिथेलियल सेल की लाइनिंग के अंदर ला सकते हैं। जब एक बार पैथोजन अंदर आ गया तो यहाँ पे जो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, एक बार पैथोजन जैसे ही अंदर आएगा, ये डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस उसको प्रोसेस करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे ही प्रेजेंट करेंगे टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होगा। टी हेल्पर सेल्स किसको एक्टिवेट कर देगा, बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। ये देखो यहाँ पे बी और टी सेल का पॉपुलेशन है। जैसे ही टी सेल्स एक्टिवेट हुआ, टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, बी सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा। और ये प्लाज्मा सेल्स कौन सी एंटीबॉडी को सिक्रीट करेंगे, तो IgA को सिक्रीट करेंगे। और ये IgA डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रेजेंट पैथोजन है उनके ऊपर बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करके उसका ऑप्सोनाइजेशन करवा के उसको डिग्रेड करवा सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि कुछ यहां से कुछ बी टी सेल्स जो है वो कहाँ चले जाएं, वो चले जाए तुम्हारे लिम्फ नोड में, ताकि लिम्फ नोड भी तैयार रहे कि हाँ इन्फेक्शन होने वाला है, और लिम्फ नोड में भी क्या हो सके, इन्फेक्शन की तैयारी रहे, और जैसे ही इन्फेक्शन देखने को मिले ये भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लैमिना प्रोपेरिया। तो ये हो गया हमारा गाल्ट। ये पूरा का पूरा वही चीज लिखा हुआ है कि जो हमारा इपिथेलियल सेल की सिंगल लाइनिंग होती है, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एम सेल्स पाए जाते हैं, वो इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया को अंदर की तरफ लाते हैं, जहाँ पे उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है। बी सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीट कर सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पैथोजन के साथ बाइंड कर सकता है। और बाइंड करने के बाद उसको इंटेस्टाइन के वॉल से उसकी बाइंडिंग नहीं होने देगा, और उसको क्लियर कर दिया जाएगा बॉडी में। साथ ही साथ टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे। तो अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। अब व्हाट इज टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन किन्हें कहा जाएगा, तो टर्सरी लिम्फोइड टिश्यूज या टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो टिश्यूज होते हैं जहां पे इन्फेक्शन चल रहा है, एक्टिव इन्फेक्शन है, और वहां पे इम्यून एक्टिविटी चालू है, तो उस स्ट्रक्चर को, उस टिश्यू को क्या कहा जाएगा, टर्सरी लिम्फोइड टिश्यू कहा जाएगा, जहां पे एक्टिव इन्फेक्शन है। अब जहां पे एक्टिव इन्फेक्शन है वहां पे जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ पे आएंगे, और वहां पे आके क्या करेंगे, वो इफेक्टर सेल्स की तरह काम करेंगे, और इफेक्टर सेल की तरह काम करने के बाद वो उसको तो क्लियर कर देंगे, और साथ ही साथ क्लियर करने के बाद वो उस टिश्यू में मेमोरी सेल की तरह भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट टर्सरी लिम्फोइड टिश्यू को बना देगा। अब अगली बार अगर इस टिश्यू में फिर से इन्फेक्शन होता है, तो ये जो टिश्यू रेसिडेंट मेमोरी सेल्स हैं वो क्या कर देंगे, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और उस इन्फेक्शन को क्लियर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे लिवर को। मान लो कि तुम्हारे लिवर में इन्फेक्शन हुआ, तो क्या होगा, लिवर इज अ ऑर्गन, वहां पे जो भी पैथोजन है वो पैथोजन या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो चला गया तुम्हारे वो चला गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जहां पे एंटीजन को प्रोसेस किया गया, एंटीजन को प्रेजेंट किया गया, बी और टी सेल एक्टिवेट हुए, बी और टी सेल एक्टिवेट होने के बाद इफेक्टर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो इफेक्टर सेल वहां पे एक्टिवेट हुए थे वो वापस इसी लिवर सेल में आए,
यहाँ पे जो इन्फेक्शन था उसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद जो मेमोरी सेल्स था वो इसी टिश्यू में रहने लग गया। तो ये जो मेमोरी सेल यहीं पे रह गया, अगर अगली बार इन्फेक्शन होगा लिवर में तो ये मेमोरी सेल्स फिर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, और डिवाइड करके उस इन्फेक्शन के एजेंट को क्या कर सकते हैं, वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा टर्सरी लिम्फोइड टिश्यूज। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।